हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे है बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ रमित सर, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और स्वागत करता हूँ बेटा आप सभी का इंडियाज़ मोस्ट इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो बच्चों, कल की लेक्चर में हमने क्या किया था, अभियान के मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये चैप्टर पढ़ा था। तो आज का जो सेशन रहेगा बेटा वो भी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो कल पढ़ाया था उससे आगे वाला पार्ट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो जो बच्चों ने लेक्चर्स देखा था, कुछ बच्चों ने लेक्चर्स के ऊपर कमेंट भी किए, तो उनके कमेंट ऐसे कंटेंट को लेकर तो काफ़ी अच्छे थे कि सर सारी चीज़ें क्लियर वगैरह हैं। उसके उनके कुछ बेसिक डाउट्स थे कि सर नोट्स कितने बनाना है। जैसे मैंने मैथ्स के लिए बोला था तुमको कि नोटबुक बना लो, तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 इनके लिए दो सेपरेट नोटबुक्स भी आप लोग बना सकते हो बेटा। एक बच्चे का ये डाउट था कि सर ट्वेल्थ का फ्री बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या। तो ट्वेल्थ का फ्री बैच बच्चों स्टार्ट नहीं होने वाला है। ट्वेल्थ का ऑलरेडी एक पेड बैच हो गया। पेड मतलब उसका फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 2,500 के करीब करीब आपको बैच मिल जाएगा, प्रगति बैच, तो आप वो देख सकते हो। तो वो जो बैच है वो भी ऐसे ही है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को कंसिडर कर कर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्लस सीईटी प्लस मेंस लेवल तक वो भी बैच जाता है। तो वो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था बेटा उसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने, देखो। हमने एंगल का डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज अ रोटेशन बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, ऐसे हमने उसको बोला था। टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने वहाँ पे पढ़े थे बेटा, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, उसके बाद में वन रोटेशन एंगल, एक था को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल यानी क्या बताया था, दो डिफरेंट एंगल्स हमको दिए रहेंगे, उनका डिफरेंस निकालो। अगर वो 360 का मल्टीपल आता है तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। आगे हमने देखा था उसके बाद में डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए क्या किया था हमने, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन क्या करना था बेटा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना था। तो टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाय, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हमको क्या करना है बेटा, रेडियन टू डिग्री में जाना है, रेडियन टू डिग्री में अगर हमको जाना है, तो रेडियन टू डिग्री में अगर हमको जाना रहेगा तो क्या करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये दो कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद देखा था कि एंगल का जो मेजरमेंट है उसको करने के लिए दो सिस्टम्स थे हमारे पास में, एक था डिग्री मेजरमेंट और दूसरा था रेडियन मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट में हमने देखा था कि डिग्री को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, मिनट्स के अंदर। तो हमने देखा था कि 1 डिग्री यानी क्या होता है सर, 60 मिनट्स होता है। अगर 1 मिनट की बात करें ना, ये मिनट का नोटेशन था तो इसको हमने बोला था कि ये 60 सेकंड होगा। वैसे ही डिग्री और सेकंड के बीच का कन्वर्जन भी ध्यान रखो, 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो ये तो हो गया कि डिग्री मेजरमेंट में मिनट्स और सेकंड्स आता था, इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इसमें हम लोग आगे बढ़े थे और आगे हमने क्या किया था बेटा, देखो आगे बढ़ते वक्त हमने देखा था कि वन कंप्लीट रोटेशन यानी क्या होता है, 360 डिग्री होता है वन कंप्लीट रोटेशन यानी 2 पाई रेडियन, उसको भी थोड़ा ध्यान रख लोगे। और नेक्स्ट अगर देखें तो लेंथ ऑफ आर्क वाला पार्ट हमने कवर किया था। तो लेंथ ऑफ आर्क की जो फॉर्मूला थी वो क्या थी बेटा, देखो लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला आगे वहां पे डिराइव किया था। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था हमारा एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। और थीटा किसके अंदर चाहिए था हमको, इसमें थीटा हमको चाहिए था बेटा इसके अंदर रेडियन में, इन रेडियन लेना है, ठीक है। डिग्री के अंदर नहीं लोगे इस फॉर्मूला के लिए। इसके बाद हमने और एक फॉर्मूला भी लिखी थी वहां पे या डिराइव की थी, वहां पे था एक फॉर्मूला हमने डिराइव जो किया था वो था बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया था कल ही। क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर की भी दो फॉर्मूलाज हमने डिराइव की थी। फर्स्ट फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का, फर्स्ट फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। और एक फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू यस, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू यस। तो आई होप कि ये तुमको क्लियर रहेगा। कल जो क्वेश्चंस करवाए थे वो उस पे बेस्ड कुछ डीपीपी भी तुमको प्रोवाइड किया गया रहेगा ऐप के अंदर। आई होप कि तुमने वो सारे क्वेश्चंस भी एक बार लगा लिए रहेंगे। उसके जो भी डाउट्स तुम्हारे बच जाते हैं, हिंट एंड सॉल्यूशंस उसका देखकर तुम लोग कवर करो। उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत डाउट अगर बचता है तो क्या करना है तुमको, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक लाइव सेशंस आएगा तुम्हारा जहाँ पे डाउट सॉल्विंग करवाया जाएगा।
सो उस डाउट सॉल्विंग में तुमको वो क्वेश्चंस अपने जो है या जो भी डाउट्स है वो वहां पे पूछ लेना है। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्टिंग विद आज का लेक्चर, कि सर आज के लेक्चर में हम लोग कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो हमने जो कल लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूलाज डिराइव की थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहां पे सॉल्व की थी, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और आज एरिया ऑफ सेक्टर्स की भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक, क्लॉक के अंदर देखो बेटा एक आवर हैंड रहता है और एक मिनट हैंड रहता है, तो उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, इस टाइप की क्वेश्चंस तुमको इस चैप्टर से पूछी जाती है, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और लास्ट कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर से, वो रहेगा रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ चीजें रहती है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो उन सबको भी हम लोग आज की सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो स्टार्टिंग विथ, तो स्टार्ट जो रहेगा बेटा अभी आज का जो सेशन रहेगा वो कल से रिलेटेड है। तो कल किसी का कल सॉरी इसके पहले वाला जो सेशन है वो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले वो जो है वो अपना वो सेशन को देख ले, और उसके बाद में जो है बेटा वो ये वाली सेशन को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल का जो पार्ट हमने पढ़ाया था उससे ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो तुम लोग। triangle PQR is a equilateral triangle with a side 18 centimeter. A circle is drawn on the segment QR as a diameter. तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पहली बात तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल PQR इसने बोला हुआ है। सो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल PQR। उसके बाद क्या करना है बेटा तुमको, इसको नामकरण कर देते हैं, ये PQR एक ट्रायंगल था हमारा। अब क्या करना है, क्यूआर को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, क्यूआर को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। तो क्यूआर को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। सो ये हो गया, मान लो एक क्यूआर को डायमीटर मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में आगे देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्रायंगल, विद इन द ट्रायंगल। अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं। पॉइंट ए और बी पे सर्कल क्या कर रहा है, ट्रायंगल को कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट ए बी है इनके बीच में एक लेंथ ऑफ आर्क जो है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, इनसाइड द सर्कल बोला गया है। सो लेंथ ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्रायंगल, तो ऐसे पढ़ लो, ट्रायंगल के अंदर वाला लेंथ ऑफ आर्क तुमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पे फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ ए बी हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको क्या क्या चीजें दी हुई है, उसके लिए हमको क्या क्या चीजें दी है कि क्यूआर को डायमीटर मान के हमने जो है वो सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये जो रहेगा इसका बेटा सेंटर रहेगा, तो ये और ये लेंथ जो रहेगा वो सेम हो जाएगा। उसके बाद में इसका लेंथ भी तुमको दिया हुआ है, तो इसका लेंथ अगर मैं बात करूं तो ये 18 सेंटीमीटर है, क्यूआर का लेंथ है ना। ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये अगर लेंथ 18 है तो ये भी 18 होगा, पीआर भी जो है वो 18 होगा। तो क्यूआर जो है बेटा वो 18 सेंटीमीटर है, और क्यूआर डायमीटर ऑफ द सर्कल है, क्यूआर इज इक्वल टू 18 हमने लिख दिया, और ये क्या है हमारा, क्यूआर इज इक्वल टू 18 हो गया। और ये हमने बोला डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देयरफॉर रेडियस का वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। सो आई होप कि वाला पॉइंट तुमको जो है वो क्लियर है। सो सबसे पहले हमने रेडियस तो फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमको लेंथ ऑफ ए भी पूछा गया था, मतलब लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया था। लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला तुमको क्लियर रहनी चाहिए, क्या होती है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर तो पता चल गया, अब क्या पता करना है, थीटा पता करना है। अब क्या पता करना है बेटा, यहाँ पे थीटा, थीटा होता था सेंट्रल एंगल इन अ रेडियन, थीटा होता था सेंट्रल एंगल इन अ रेडियन। सो ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। ये जो एंगल रहेगा इसी को तुमने बेटा बोला है थीटा, इसी को हमने बोला है यहाँ पे थीटा। एक बार रिपीट करता हूँ जितना बोला है हमने, डायग्राम तुमको प्रॉपर्ली समझ जाना चाहिए था। ट्रायंगल पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्यू आर को डायमीटर मानकर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। सो क्यू आर अगर डायमीटर है तो रेडियस आ गया। लेंथ ए भी हमको पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, आर पता चल गया, थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए ज्योमेट्री का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाली भी एंगल कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसके बाद में देखो,
ओ क्यू और ओ ए, इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, इस ट्रायंगल को देखोगे इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, अगर इस ट्रायंगल को तुम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करो बेटा तो ओ क्यू और ओ ए, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए बोल सकते हैं हम लोग। कैसे आ गया ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए? ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इसको क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। अगर ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है तो दोनों सेम होगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसके आगे देखो ओ क्यू इज इक्वल टू अगर ओ ए है तो इनके अपोजिट के जो एंगल्स रहेंगे वो दोनों सेम रहेंगे, तो ओ क्यू के अपोजिट का एंगल हो जाएगा क्यू ए ओ, और ए ओ के अपोजिट का एंगल हो जाएगा बेटा हमारा ए क्यू ओ। ये दोनों एंगल्स कैसे रहने वाले? हमारे सेम रहने वाले। सो एंगल ए, इसके अपोजिट की एंगल अगर देखें हम लोग ए सॉरी ओ क्यू की अगर बात करें तो ओ क्यू के अपोजिट का हो जाएगा क्यू ए ओ, क्यू ए ओ, ठीक है। सो क्यू ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल, क्यू ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल ए क्यू ओ। इसको क्या बोलेंगे? इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। प्रॉपरली देखोगे देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? देयरफॉर एंगल क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब ए ओ क्यू, ये एंगल की अगर बात करूं मैं, इसका मतलब एंगल ए ओ क्यू, प्रॉपरली देखो। सो इन इस पे से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन कहां से आ गया? इसका रीजन हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री हमने यूज किया। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा वहां पे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ओ आर और ओ बी दोनों भी लेंथ कैसे रहेगा? सेम। इसके पहले हमने ट्रायंगल ए क्यू ओ में जो ज्योमेट्री लगाया वही ज्योमेट्री हम लोग कहाँ पे लगाने वाले हैं? बी ओ आर के अंदर लगाने वाले हैं। सो इन ट्रायंगल बी ओ आर, इन ट्रायंगल बी ओ आर क्या करेंगे? इन ट्रायंगल बी ओ आर, बी ओ इज इक्वल टू ओ आर, बी ओ इज इक्वल टू ओ आर। इसका भी रीजन क्या हो गया बेटा? सेम रीजन हो जाएगा इसका भी। दोनों भी क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, दोनों भी क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इधर भी था और इधर भी अप्लाई किया। इसके बाद में दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट की एंगल भी कैसे रहेगी? सेम रहेगी। इसके ऑपोजिट का एंगल हो जाएगा एंगल बीओ के ऑपोजिट का ले लेते हैं पहले, बीओ के ऑपोजिट का हो जाएगा ओ आर बी। सो एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ओ आर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बेटा बी ओ आर, एंगल बी ओ आर। और इसका रीजन क्या होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसका रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। सेम रीजन यहां पे भी हमने अप्लाई किया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल, देयरफॉर एंगल, यहां से हम लोग बोल देंगे ओ बी आर, ओ आर बी हमने लिया था एक एंगल, ये और ये इक्वल है ना, तो ओ आर बी हमने लिया था और दूसरा लिया था हमने ओ बी आर। तो ओ बी आर का वैल्यू ले लेंगे हम लोग ओ आर बी, और यहाँ पे लिखा है बी ओ आर। बी ओ आर नहीं चाहिए था, ये चाहिए बेटा हमारा, ये चाहिए हमारा एंगल ओ बी आर। ओ आर के ऑपोजिट का हो जाएगा ओ बी आर। सो एंगल ओ बी आर का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री, एंगल ओ बी आर का वैल्यू हो गया हमारा 60 डिग्री। इसके बाद में इसमें भी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लगा दो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एंगल, ये वाली एंगल आ जाएगी बी ओ आर का वैल्यू आ जाएगा एंगल बी ओ आर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका रीजन भी सेम होगा, फिर से इसका ये रीजन हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, इसमें भी सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, ये 60 है और उसके बाद ये भी 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 आएगा। आई होप कि तुमको ज्योमेट्री क्लियर है, 2 बार ये ज्योमेट्री लगाना है। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो हमको ये एंगल चाहिए था सेंट्रल एंगल थीटा, तो अब पता चल गया कि ये 60 आ गया। ये कैसे 60 आ गया ये पता चल जाना चाहिए था तुमको, ये हमने यहाँ पे निकाला बेटा, ये 60 आ गया। सो ये 60 है और ये 60 है, इसका मतलब सेंट्रल एंगल थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? सेंट्रल एंगल थीटा का वैल्यू आ जाएगा बेटा 60 डिग्री।
अब थीटा पता है और रेडियस पता है, थीटा पता है और रेडियस पता है, तो फाइनल आंसर कैसे लिख रहा हूं वो देखो, थीटा पता है और रेडियस पता है, देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा यूज कर लेंगे, तो एस इज इक्वल टू हो गया, आर था हमारा 9 सेंटीमीटर, थीटा यानी कितना हो जाएगा बेटा, पाई/3 रेडियन, रेडियन में लेना रहता था एंगल, सो थीटा इज पाई/3 रेडियन, सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 पाई, सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 पाई। सो आई होप कि तुमको ये पार्ट क्लियर होगा, इसको एक बार देख लोगे, ये होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा ऑर्डर ऐसे लिखा है, पहले ये देखना है, ये देखना है, और लास्ट वाली चीजें जो है मैंने वो इधर लिख दी है। सो आई होप एंड बिलीव कि ये वाला पार्ट तुमको क्लियर रहेगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, बोर्ड्स के बुक के अंदर का ये क्वेश्चन है एज इट इज, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और सेक्टर जो रहेगा उसका डायग्राम हमको पता है कि कैसे रहेगा, वो देख लेते हैं। उसके लिए क्या दिया गया है, देखो बेटा तुमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर दिया गया है, एक सेक्टर ले लेते हैं, ओ ए बी एक हमारा सेक्टर हो गया, ओ ए बी हाफ लाइक सेक्टर है, इसका पेरीमीटर तुमको दिया गया है। तो अगर ये सेक्टर है तो बेटा देखो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ओ ए को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे, वैसे ओ बी भी रेडियस होगा, और ए बी को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क एस बोल देते हैं, इसको हम लोग लेंथ ऑफ आर्क एस बोल देते हैं। गिवन क्या क्या चीजें थी इसको देख लो, पहले था गिवन एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, देखो पेरीमीटर भी दिया हुआ है तुमको, साथ साथ एरिया ऑफ सर्कल भी दिया हुआ है। तो गिवन में है पहला चीज पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका है, बट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है ये, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है तुमको, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है तुमको 25 पाई, एरिया ऑफ सर्कल हमको दिया हुआ है यहाँ पे 25 पाई। और पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको पूछा गया है, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्या करेंगे देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्लियर रखो, हाफ इंटू आर इंटू यस, हाफ इंटू आर इंटू यस, या तो क्या बोल सकते हो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसको देख कर रखो। सो हमको रेडियस और एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। गिवन 1 का यूज कर लेते हैं, गिवन 1 क्या था, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 दिया हुआ है। और गिवन 2 में हमको क्या दिया हुआ है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल अगर हमको दिया है तो एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो आर का वैल्यू हमारे पास में यहां से आ गया बेटा, आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू मिल गया। पेरीमीटर यानी क्या होता है देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वगैरह हमको पता रहता है कि 4s होता है, आउटर जो पार्ट रहता है पेरी पेरी, आउटर जो पार्ट रहता है पेरी पेरी, उसका लेंथ फाइंड आउट करके उनका एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा सेक्टर का, आर प्लस आर, ओ ए का लेंथ प्लस ओ बी का लेंथ प्लस ए बी का लेंथ। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, आर प्लस एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस का वैल्यू हमारे पास में 5 है, सो 5 प्लस एस इज इक्वल टू 20, तो एस का वैल्यू आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, रेडियस मिल गया। इसके बाद में क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा हाफ आर इंटू यस, तो ये हो गया हमारा हाफ इंटू 5 इंटू एस का अगर वैल्यू देखे तो एस का वैल्यू 10 था, एस का वैल्यू कितना था 10, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमेशा याद रखो, पेरीमीटर मतलब आउटर जो पेरीफेरी है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है और उनका एडिशन कर देना है। तो ये ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी का लेंथ, सो आर प्लस यस, ये होगा हमारा पेरीमीटर का सेक्टर का पेरीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमको वहां पे दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके अंदर इस टाइप की क्वेश्चंस और आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो एक
क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। सो OPQ इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल, OPQ इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O, रेडियस दिया हुआ है हमको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। एंगल POQ, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है वो POQ 30 डिग्री। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो यहाँ पे एक सेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ऐसे कुछ हमारा डायग्राम आ जाएगा। OPQ एक सेक्टर हो गया। सेंट्रल एंगल हमको दिया हुआ है बेटा, कितना है सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। सेंट्रल एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री है। रेडियस ऑफ द सर्कल हमको यहाँ पे दिया हुआ है 15। रेडियस ऑफ द सर्कल हमको यहाँ पे दिया हुआ है 15। अब फाइंड करना है एरिया इंक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। ये मैंने जो अभी ड्रॉ किया है लाइन, ये कॉर्ड PQ है, इनके बीच का एरिया। तो ये तो हमने 10th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा रहता है। इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, जो मैंने अभी शेड किया है। सेगमेंट PQ का एरिया तुमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर OPQ में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ को हटा दो। एरिया ऑफ सेक्टर, आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया को हम लोग, देखो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा बेटा OPQ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमको पता है, हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे लगा सकते थे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू थीटा। R भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। थीटा को बस रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। थीटा अगर 30 डिग्री है, सो ये हो जाएगा बेटा रेडियन, डायरेक्टली बोला था याद रखो, π/6 रेडियन बोलेंगे हम लोग 30 डिग्री को। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे ज्योमेट्री मिक्स नहीं करता, उसका फॉर्मूला मैं तुमको पीछे स्लाइड लेकर डिराइव कर कर बताता हूँ, उसको तुम लोग डायरेक्टली याद ही रख लेना, उसको पीछे डायरेक्टली हम लोग याद ही रखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की एक दूसरी फॉर्मूला होती है, उसको डिराइव कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, और उसके बाद आगे वाली क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उस पर वापस जाएंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हम लोग आते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ABC ट्रायंगल है हमारे पास में, इसमें एक हाइट हमने ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग D बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, D बोल रहे हैं। A के अपोजिट का जो लेंथ है, मतलब लेंथ BC को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूं। B के अपोजिट का जो लेंथ है, इसको मैं अभी का स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूं। एंगल C के अपोजिट का जो लेंथ है, इसको हम लोग स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल C के अपोजिट का जो लेंथ है वो हमने क्या किया बेटा, स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया। एक ट्रायंगल ले लिया हमने, एंगल A के अपोजिट का जो लेंथ है, लेंथ BC मतलब स्मॉल a है, लेंथ AC मतलब स्मॉल b है, लेंथ AB मतलब स्मॉल c है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला हमको पता रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाफ इंटू बेस अगर देखिए तो BC हो जाएगा, हाइट अगर देखोगे तो AD हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बेटा हमारा हाफ इंटू BC के जगह पे हम लोग स्मॉल a को लिख सकते हैं, AD के जगह पे हम लोग अभी का AD को ही लिख देते हैं, इसको मैं 1 बोल देता हूं। अब ट्रायंगल ABD में मैं जाता हूं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं साइन भी यूज करूं तो साइन यानी क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन भी यानी हो गया AD अपॉन हाइपोटेनस यानी था हमारा AB। तो यहां से हम लोग AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB इंटू साइन B लिख सकते हैं। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, AB मतलब हमने बोला है C, AB के जगह पे लेंथ C लिख सकते हो, C इंटू साइन B। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनकर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा, जो कि हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बोल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल a इंटू AD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इंटू साइन B,
सी इंटू साइन बी लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। कैसे आया उसका प्रूफ भी मैंने तुमको बता दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया बेटा, अभी ए लिया, सी लिया और उनके बीच में एंगल बी आ रहा है, उसका साइन ए लिया। तो क्या करना है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, इनका प्रोडक्ट करना है, मतलब ए इंटू सी, और साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम इन अ सेम वे। अगर मेरे को आगे फॉर्मूला लिखना है तो और भी इसका फॉर्मूला बन सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। यहां से तुमको और क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, हाफ इंटू, अब अगर मैं बी ए ले रहा हूं बेटा, ए बी भी तो ले सकता था मैं, हाफ इंटू ए इंटू बी अगर मैंने लिया तो साइन ऑफ क्या आएगा, सी आएगा। तो एडजेसेंट साइड ए और बी है, इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम, इंटू क्या आ जाएगा हमारा, साइन ऑफ सी आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं हाफ इंटू, अब अगर मैं ए सी ले रहा हूं तो हमने क्या लिया था, साइन बी, ए बी अगर लिया था तो क्या लेना था, साइन सी। अगर हमको बी सी लेना है, अगर हमको बी सी लेना है, सो बी इंटू सी इंटू यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन ऑफ ए आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारा साइन ऑफ ए। सो आई होप कि ये पॉइंट तुमको बहुत ज्यादा क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है ये तुमको 12th के अंदर भी यूज होने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमने एक फॉर्मूला निकाली, क्या करना है, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, हाफ आ गया, हाफ इंटू लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट में बार बार बोल रहा हूं, उसको समझ लो। सो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला हम लोग आगे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें यूज करेंगे। आते हैं वापस इसी क्वेश्चन पे। इसमें हमको बोला गया था कि एक सेक्टर है, उसमें पी क्यू एक कॉर्ड था, इनके बीच का एरिया तुमको फाइंड आउट करना है, आर्क पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू के बीच का। तो ये हो गया था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिख रहा हूं बेटा, यहां पे डायरेक्टली देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तुमने पीछे पढ़ा उसका यूज करेंगे, हाफ इंटू ये आर इक्वल टू 15 है तो ये भी आर इक्वल टू 15 होगा। अगर ये r इक्वल टू 15 है तो ये भी क्या होगा, r इक्वल टू 15। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू मुझे लिखना है, दो एडजेसेंट साइड का लेंथ मेरे को पता है और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ले लूंगा मैं साथ में, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू r इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री। थोड़ा पीछे जाके आ गया है इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं रिपीट कर देता हूं। हमको बोला गया था एक सेक्टर OPQ लेना है, उसमें PQ एक आर्क है और PQ कॉर्ड ले लोगे तो इनके बीच का एरिया निकालना है। तो ये होगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर OPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। मेन है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ का, सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दिया, तो इसको देखो, एडजेसेंट साइड का लेंथ पता है, ये ट्रायंगल OPQ में दो साइड का लेंथ मेरे को पता है और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो मेरे को पता है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली लिख सकता हूं। कैसे लिखना है डायरेक्टली देखो, हाफ इंटू लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। AC लिया तो साइन B, BC लिया तो साइन A, AB लिया तो साइन C, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, वही फॉर्मूला लगा है, बस इसको कैलकुलेशन कर लो अब। सो ये हो जाएगा बेटा हमारा हाफ इंटू, कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा अभी हाफ इंटू आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा 225 इंटू थीटा, अगर देखोगे तो रेडियन में लेना था π/6 रेडियन माइनस 1/2 इंटू, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, अगर करें फिर से तो 225 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ π/6 बोल दो वरना एक ही चीज है, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा हाफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया एनक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी हाफ इंटू 225, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सो 225/2, इसको हमने बाहर निकाला, 225/2 को बाहर निकाला, ब्रैकेट में बचेगा बेटा π/6 माइनस हाफ, ब्रैकेट में बचेगा π/6 माइनस हाफ। तो इसको तुम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर भी सकते हो, 2π माइनस 6 हम लोग उसको बोल सकते हैं, या LCM वगैरह ले लो, जैसे भी आएगा आंसर। तो ये फाइनल आंसर में जैसे बुक के अंदर वगैरह दिया रहेगा, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2π, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, सो π-3 कर लेता हूँ, 225 अपॉन ये 12 हो गया रहेगा,
6 हो गया था, तो ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 3 पाई माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई माइनस -3। एक बार कैलकुलेशंस देख लेना, एलसीएम वगैरह तुमने वहाँ पे लिया रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई-3 अपॉन, और ये आगे 225/12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक। क्लॉक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पे बुक के अंदर दी रहती है, उसको पहले थ्योरी उसका कवर कर लेते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्लॉक का जो पोजिशनिंग वगैरह है तुमको ये तो बेसिक पता ही रहता है कि यहाँ पे 12 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 9 होगा, ये 6 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 8 10, और ये हो गया हमारा 11। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये देख लिया तो हमने ये समझ गया होगा। अब अगर हम लोग देखें बेटा यहाँ पे ईच आवर्स के बीच का अगर हम लोग बात करें, ये पूरा सर्कल यानी 360 डिग्री हो गया, इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो जो 1 और 2 के बीच में है ना, 1 और 2 के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये कितना डिग्री एंगल रहा होगा, 30 डिग्री। 12 और 1 इनके बीच में कितना एंगल रहा होगा, 30 डिग्री। सो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर तुम लोग कर रहे हो, सो ईच आवर्स के बीच का एंगल अगर हम लोग देखें तो ये कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। सो आई होप कि ये पार्ट तुमको क्लियर है कि ईच आवर्स के बीच का एंगल क्या रहेगा, एंगल बिटवीन आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी एंगल बिटवीन ईच आवर्स 30 डिग्री है। इसमें मेनली अगर देखें आवर हैंड और क्लॉक सॉरी मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। सो अगर हम लोग देखें बेटा तो 1 से लेके तो 2 पे अगर हम लोग जाते हैं तो 30 डिग्री कवर होता है। सो इन 1 आवर, सो इन 1 आवर या 60 मिनट्स बोलते हैं, इन अ 60 मिनट्स कैलकुलेशंस प्रॉपरली देखोगे, इन अ 60 मिनट्स आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा, आवर हैंड ट्रैवल बाय, आवर हैंड ट्रैवल बाय कितना ट्रैवल करता है बेटा, 30 डिग्री से ट्रैवल करता है। अगर 60 मिनट में आवर हैंड पहले यहाँ पे रहा होगा, 60 मिनट के बाद में उसका पोजीशन यहाँ पे चला जाएगा, तो वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 30 डिग्री ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, 60 मिनट्स में 30 डिग्री ट्रैवल करता है, देयरफॉर 1 मिनट के अंदर कितना ट्रैवल करेगा, 1 मिनट में हो जाएगा बेटा 30/60 कर दोगे तो ये आ जाएगा हाफ डिग्री। तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, इन अ 1 मिनट, इन 1 मिनट आवर हैंड ट्रैवल बाय, आवर हैंड ट्रैवल बाय, आवर हैंड ट्रैवल बाय कितना डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ डिग्री। 1 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा, हाफ डिग्री पे। अब मिनट्स की बात करते हैं, प्रॉपरली सोचना है तुमको। 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा वो देखो, 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा वो देख लो। 60 मिनट्स मतलब घूमकर यहाँ पर होगा पहले, 60 मिनट्स के बाद घूमकर यहीं पे आ जाएगा सेम पोजीशन पर। तो 60 मिनट्स में अगर मिनट्स हैंड की बात करें तो इन 60 मिनट्स मिनट हैंड कितना ट्रैवल करने वाला है बेटा, मिनट हैंड ट्रैवल बाय। इसके लिए शॉर्टकट्स वगैरह भी आते हैं, वो भी बताता हूँ मैं, बट ये बेसिक थ्योरी में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सो मिनट हैंड ट्रैवल बाय 360 डिग्री। सो देयरफॉर इन अ 1 मिनट, इन अ 1 मिनट मिनट हैंड ट्रैवल बाय कितना डिग्री, 360 को 60 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 6 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा हमारा 6 डिग्री। सो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना ट्रैवल कर रहा है, 60 डिग्री ट्रैवल कर रहा है। ऐसे तुम लोग वहां पे बोल सकते हो। देख लो मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा, 5 मिनट के बाद इधर जाएगा ना, तो ये टोटल 30 डिग्री हो गया, तो 5 मिनट में 30 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, ऐसे भी बोल दो। सो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ते, ये बेसिक कैलकुलेशंस थी मेरे अकॉर्डिंगली, ये तुमको क्लियर रहनी चाहिए कि 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री से ट्रैवल करता है। अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा बेटा, 6 डिग्री। तो ये कैलकुलेशंस हमको बहुत कम यूज होंगे अगर बोर्ड्स लेवल की बात करूं। एंट्रेंस के लिए तो मैं तुमको एक शॉर्टकट वहां पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 5:15। टाइम दिया रहेगा तुमको कि कितना बज रहा है, तो 5:15 यानी क्या हो जाएगा देख लो। अगर क्लॉक पर देखिए हम लोग तो पोजीशनिंग कैसे रहेगा, देखो बेटा ये 12 है, ये 9 है, 6 है, ये 3 है, ये 1 2 4 और ये 5, ऐसे कुछ आ जाएगा 7 8। ठीक है, 5:15 यानी क्या हो जाएगा देखो 5:15। इसका मतलब है सिंपल वे में अगर बोले तुमको तो 5:15 हो गया है। 5:15, 5 बजने के बाद क्वार्टर उसने ट्रैवल किया मिनट हैंड ने, ऐसे हो गया उसका मतलब। तो 5:15, तो मिनट हैंड जो रहेगा बेटा वो यहाँ पे रहेगा। और आवर हैंड की अगर बात करें हम लोग तो वो 5 से थोड़ा सा आगे ट्रैवल करेगा। अगर करेक्ट 5 बजा रहेगा, अगर पूरा 5 बजा रहता तो ये मिनट हैंड 12 पर रहता और आवर हैंड जो रहेगा वो 5 पे रहता। बट 5:15 है तो ये आवर हैंड थोड़ा सा आगे ट्रैवल किया रहेगा, ये आवर हैंड थोड़ा सा आगे ट्रैवल किया रहेगा, ऐसे बोल सकते हो। इसको हम लोग 5 बोल देते हैं। सो अगर ये 5 है सो 5 से थोड़ा सा आगे जाएगा आवर हैंड, तो हमको इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। सो ये एंगल फाइंड आउट अगर हमको करना है बेटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, थीटा हम लोग इसको बोल देंगे कंप्लीट एंगल को। ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल थीटा। अब थीटा को हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल सकते हैं देखो 3 से 4 पे आया, 4 से 5 पर आया, तो ये 3 से 4 पर आने के लिए 30 डिग्री, 4 से 5 पर आने के लिए फिर से कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री ये किसके लिए, 3 to 4 के बीच का एंगल, 4 to 5 के बीच का एंगल कितना हो गया फिर से 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। इसके बाद में 5 से थोड़ा आगे जा रहा है, 5 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो 5 से जो थोड़ा आगे जा रहा है इस पोर्शन को प्रॉपरली देखो, 5 से जो थोड़ा सा आगे जा रहा है ये इतना पोर्शन रहेगा, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं बेटा एक्स, इसको हम लोग बोलने वाले एक्स डिग्री। तो ये एक्स डिग्री यानी क्या है देखो, एक्स डिग्री यानी क्या है वो देखो। आवर हैंड जब पूरा करेक्ट 5 बजा रहेगा तो ये 5 वाली पोजीशन पे रहेगा, बट जैसे जैसे मिनट्स आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो ये मिनट हैंड 5 जब बजे थे करेक्ट तब ऐसे 12 पर था, जैसे जैसे मिनट हैंड आगे जाएगा आवर हैंड उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा ट्रैवल करेगा। तो ये एक्स जो है बेटा ये क्या है, एंगल ट्रैवल बाय आवर हैंड, एंगल ट्रैवल बाय आवर हैंड इन 15 मिनट, इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा ये फाइंड आउट करना, मतलब ये एक्स फाइंड आउट करना, उसको हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 30 + 30 + 1 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रैवल करता है पीछे बताया, 1 मिनट में आवर हैंड ट्रैवल करता है हाफ डिग्री से। सो 15 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा बेटा 15 इंटू हाफ, 15 मिनट में आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा 15 इंटू हाफ। तो इसका एक शॉर्टकट भी आने वाला है, बट ये तुम लोग अभी कॉलेज वगैरह में जो एग्जाम दोगे उसके लिए तुमको ऐसे पूरा बेसिक वे यूज करना है, इसके लिए तुमको ऐसा पूरा बेसिक वे यूज करना है। एंट्रेंस अगर एमसीक्यूज वगैरह आती है तो वहां पे तो शॉर्टकट में तुमको बता दूंगा। तो ये हो गया बेटा हमारा 60 + 15/2। सो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 + 15, तो ये हो गया 135/2। सो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे ही रहने दो या डिग्री में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 6/4, एक मिनट रुक जाओ, 135/2। तो ये हो जाएगा 6×12 जा 6×7 जा 67.5 डिग्री आ जाएगा, 67.5 डिग्री आ जाएगा। और एक दो क्वेश्चंस करते हैं तुमको वहां से क्लियर होगा। मेनली यहाँ पे तुमको ये ध्यान में रखना था कि जब करेक्ट 5 बजा होगा तो मिनट हैंड जो रहेगा वो 12 पे रहेगा, आवर हैंड 5 पे रहेगा। जैसे जैसे मिनट हैंड आगे ट्रैवल करेगा उसके अकॉर्डिंगली आवर हैंड 5 से इस साइड में शिफ्ट होगा, पहले 5 पे था उससे इस साइड में शिफ्ट होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट अ 1/4 एट अ 1/4। ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। फिर से हम लोग जो पोजीशनिंग रहेगा क्लॉक का वो कैसे रहेगा ये देख लेते हैं। 1/4 मतलब 1:15 हुआ रहेगा, तो ये 12 हो गया, ये 1, ये 2 और ये टोटल 3 हो गया। अगर बात करें तो आवर हैंड जो रहेगा वो बेटा ऐसे कुछ रहेगा,
एक से थोड़ा सा आगे रहेगा, एक से थोड़ा सा आगे रहेगा। और मिनट हैंड की बात अगर करें तो ये 3 पर रहेगा, मिनट हैंड की अगर बात करें तो ये 3 पर रहेगा। तो पोजीशनिंग ऑफ द क्लॉक तो तुमको क्लियर रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली, पोजीशनिंग ऑफ द क्लॉक तो तुमको क्लियर है। तो हमको ये थीटा फाइंड आउट करना है प्रॉपरली। देखो थीटा के लिए अपन सेपरेट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। थीटा क्या होगा बेटा, ये 30 डिग्री हो जाएगा 2 और 3 के बीच का एंगल। इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये ऐसे 2 है, थोड़ा सा इसको लार्ज किया मैंने, ये ऐसे 1 है। यहाँ पे नीचे फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये सेंटर था, ये 2 है, ये 1 है, और ये हमारा 3 था। तो इसको पहले यही देख लेते हैं। यहां पे आ गया, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है हमने बाहर निकाला। थीटा यानी हम लोग समझ सकते हैं 30 डिग्री तो आएगा ही आएगा 2 और 3 के बीच का एंगल, प्लस हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वाई। इस डायग्राम में तुम लोग समझ सकते हो कि वाई क्या होगा। ये जो इतना एंगल है इसको मैं वाई बोल रहा हूँ, और ये जो इतना एंगल है इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, इसको मैंने एक्स बोला। 1 और अवर हैंड इसके बीच का एंगल जो है वो एक्स है। 2 और अवर हैंड इसके बीच का जो एंगल है बेटा इसको हमने वाई बोला है। तो y प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। सो 30 प्लस वाई अगर हम लोग लिखे थीटा का वैल्यू, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेनली इसके बाद की चीजें ध्यान दो। तो 30 प्लस, अब y जो है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। ये मिनट हैंड जो रहेगा वो पहले 12 पे रहा होगा, अवर हैंड जो रहेगा वो 1 पे रहा होगा। अब बेटा इस डायरेक्शन में पहले अवर हैंड 1 पे रहा होगा, मिनट हैंड जैसे जैसे आगे जाएगा अवर हैंड यहां से आगे बढ़ेगा, तो हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अवर हैंड यहां से आगे बढ़ेगा, ये ध्यान देना है प्रॉपरली। हम लोग डायरेक्टली y फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम लोग फाइंड आउट क्या कर पाएंगे, x फाइंड आउट कर पाएंगे। सो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई दोनों मिलाकर 30 होगा। सो y को हमने लिखा 30 माइनस ऑफ x, और x होगा बेटा, x क्या होगा फिर से एंगल ट्रैवल बाय, एंगल ट्रैवल बाय, एंगल ट्रैवल बाय अवर हैंड इन अ 15 मिनट, अवर हैंड इन अ 15 मिनट्स। सो आई होप कि तुमको ये क्लियर है। ये तुमको मोस्टली कंफ्यूज होता है, हम लोग 30 प्लस वाई लिखेंगे और y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 30 माइनस एक्स। एक्स कैसे फाइंड आउट करता है, अवर हैंड पहले यहाँ पे रहता है, यहाँ से आगे बढ़ेगा बेटा, तो उसको हमने एक्स बोला है। यहाँ पे था पहले, यहाँ से आगे बढ़ा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे फिर, 30 माइनस एक्स कर कर, ये हमने निकाला 30 माइनस एक्स कर। आई होप कि तुमको वो क्लियर रहेगा। सो ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 30 माइनस एक्स का वैल्यू मतलब एंगल ट्रैवल बाय अवर हैंड इन 15 डिग्री, सॉरी 15 मिनट्स, एंगल ट्रैवल बाय अवर हैंड इन 15 मिनट्स आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू हाफ, 15 इंटू हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया बेटा हमारा थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 15/2। सो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 105/2, थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 105/2। आई होप कि तुमको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है तुमको, और कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दोगे। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो हम लोग टाइम ले लेते हैं कि 3 बजकर जो है वो 25 मिनट हुआ रहेगा, तो मिनट हैंड जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा कुछ हमारा, और आवर हैंड जो है वो मेनली तुमको ध्यान देना है। आवर हैंड जो रहेगा बेटा वो 3 पर नहीं रहेगा, 3:25 हुआ है, तो वो 25 मिनट के अंदर क्या होगा, आवर हैंड भी थोड़ा आगे ट्रैवल किया रहेगा। तो आवर हैंड का जो पोजीशन रहेगा वो ऐसे कुछ रहेगा बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा आवर हैंड का पोजीशन। तो यहाँ पे मेन ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पहले 3 पर ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद में उसके बाद वाला जो पोजीशन आने वाला है आवर हैंड के लिए वहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। तो डॉटेड लाइन तुम लोग ड्रॉ कर दो तो तुम्हारा कन्फ्यूजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हमने इसमें एक्स और वाई डिनोट किया था, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बेटा एक्स, है ना, ये वैल्यू को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, और ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमेशा वाई बोल रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग वाई बोलेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हमने y बोला, ये जो वैल्यू था इसको हमने x बोला। उस डायग्राम को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये 3 पर
ये अवर हैंड का पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन थी ये 4 थी, तो इसको हम लोग x बोल रहे हैं, इस पोजीशन को हम लोग y बोल रहे हैं। x प्लस वाई दोनों मिलाकर 30 आएगा। x यानी क्या है तुम्हारा, x यानी क्या है, एंगल ट्रैवल बाय आवर हैंड, एंगल ट्रैवल बाय आवर हैंड इन 25 मिनट। x यानी तुमको वो क्लियर रहना चाहिए। चलो थीटा अगर हमको फाइंड आउट करना है तो थीटा क्या होगा, देखो थीटा होगा बेटा 4 और 5 के बीच का एंगल 30 डिग्री प्लस y, तो ये भी क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे मेन जो था हमारा वो क्या था, 30 डिग्री क्या हो गया, 4 और 5 के बीच का एंगल प्लस y आ गया, प्लस y आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस y। कैसे फाइंड आउट करोगे फिर से, y यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 30 माइनस ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि हम लोग y नहीं निकाल सकते, हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान देना है, x फाइंड आउट कर सकते हैं कि आवर हैंड पहले 3 पर रहा होगा, उसके बाद आगे बढ़ता है ना, तो 3 वाली पोजीशन से आगे। तो ऐसे याद रख सकते हो, पूरा ना जो पिछला दिख रहा है तुमको आवर का पोजीशन, उससे आगे वाला ही एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 30 माइनस एक्स, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 30 माइनस एक्स, यानी क्या होगा 25 इंटू हाफ। ये अभी मेरे अकॉर्डिंगली सबको समझ जाना चाहिए। सो थीटा हो गया बेटा हमारा 60 माइनस 25/2। सो थीटा इज इक्वल टू 120 माइनस 25/2। सो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 95/2, थीटा का वैल्यू आ गया 95/2 डिग्री। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस भी तुमको जो है वो क्लियर रहने चाहिए थे। पोजीशंस तुम लोग चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली तुमको इजीली क्वेश्चन समझेंगे। तो जब ये एक्स निकालना की जरूरत हमको पड़ती है तो उस केस में तो इजी जाएगा, वाई वाला पोजीशन तुम लोगों को समझ जाना चाहिए। इसके लिए एक शॉर्टकट भी रहता है, शॉर्टकट मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। तो शॉर्टकट क्या होता है बेटा, थीटा हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं 11/2 m माइनस 30 h। m यानी क्या है, उसके अंदर मिनट्स हैं, h यानी क्या है, आवर्स है। इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त एक बात ध्यान रखना है, कभी थीटा 360 डिग्री से ऊपर आ जाए, थीटा का वैल्यू अगर 360 डिग्री से ऊपर आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तुमको क्या करना है, सबट्रैक्ट 360 डिग्री फ्रॉम द वैल्यू ऑफ थीटा। इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पोजीशनिंग हमको कैसे दिया था क्लॉक में, 1:15, तो ये क्या हो गया 1:15 हो गया था। सो 1:15 अगर हो गया तो ये कैलकुलेशन जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये शॉर्टकट्स हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि शॉर्टकट कैसे यूज हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू हो गया बेटा 1:15 है फॉर 1:15। ये हो गया h का वैल्यू, ये हो गया m का वैल्यू, थीटा के अंदर रख दो। सो थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू m का वैल्यू हो गया हमारा 15 माइनस 30 इंटू h का वैल्यू हो गया बेटा हमारा 30 इंटू h का वैल्यू हो गया था हमारा 1। सो थीटा आ जाएगा हमारा 11 इंटू 15 अगर मैं करूँ, सो ये हो जाएगा 11 5 55, 5 कैरी कर दिया 11, तो ये 165/2 माइनस 30। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो थीटा का वैल्यू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 165 माइनस 60, सो 105/2। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अगर तुमको MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली जो है बेटा वो शॉर्टकट लगा देंगे और आंसर मिल जाएगा। बस अगर तुमको कभी ये बोर्ड्स के लिए, कॉलेज की एग्जाम्स वगैरह में लिखने का काम पड़े तो ये शॉर्टकट ना यूज़ करना है तुमको। तुमको क्या करना है, ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है। सो आई होप कि वाला पार्ट तुमको क्लियर रहेगा। इसमें लास्ट पार्ट होता है, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। एक रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़ लो। रेगुलर पॉलीगॉन यानी क्या होता है ये तुमको समझ जाना चाहिए। कि जैसे स्क्वायर हो गया है ना, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए डेफिनेशन चलो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, उसके बाद डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ। ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये एक मेन चीज है। पॉलीगॉन मतलब क्या होगा बेटा, देखो एक 2 डायमेंशनल क्लोज डायग्राम ड्रॉ करना है तुमको, जैसे एक ट्रायंगल हो गया। पॉलीगॉन कभी भी 3 डायमेंशनल नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखो। और उसके बाद में जो साइड्स है, जो साइड्स हम लोग ले रहे हैं या स्ट्रेट लाइंस हम लोग ले रहे हैं, वो एक दूसरे को एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि ये एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर तुमने ये डायग्राम बोला तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये लाइंस जो है वो एंड पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे वगैरह ऐसे कुछ कट कर गया, ऐसे बोल दो तो ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन है। बेसिक डेफिनेशन है पॉलीगॉन का, मेरे अकॉर्डिंगली तुमको क्लियर रहना चाहिए। तो पॉलीगॉन क्या क्या हो सकते हैं, पेंटागॉन हो गया, हेक्सागॉन हो गया, ऑक्टागॉन। पेंटागॉन मतलब 5 साइड वाला, हेक्सागॉन मतलब 6 साइड वाला, नाम के अंदर ही छुपा है
केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं तुम लोग, ये जो मैंने नाम बोले अभी, पेंटा, हेक्सा, तो वहाँ से तुमको क्लियर रहना चाहिए। स्क्वायर यानी क्या रहेगा, 4 साइड वाला डायग्राम रहेगा। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली याद रखेंगे। सो देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं एक पेंटागन ड्रॉ कर लेता हूँ या हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो हेक्सागन अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसमें मिलेगा क्या, हेक्सागन शेप में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा समझ लो, ये सारे इक्वल साइड्स वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक डायरेक्शन में हम लोग ऐसे साइड्स क्यों एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये हो गया बेटा इंटीरियर एंगल, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये इंटीरियर एंगल है। इसको उल्टा कर दिया मैंने। और इसको एक्सटेंड यहाँ पे करेंगे। तो ये जो ग्रीन मैंने अभी मार्क किए, ये सारे क्या है, तुम्हारे इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए क्या होता है, सारी साइड्स का लेंथ अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स रहेंगे वो इक्वल ही आएंगे, इसलिए बोला गया है ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ये इंटीरियर एंगल अगर है बेटा, तो ये जो रहेगा ये हमारा रहेगा एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ ये रहेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। इसको एक्सटेंड करना था। तो ये रहेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो इस केस में ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ऐसे भी इसको भी बोल सकते हो, ये सारे इंटीरियर एंगल्स ही है। तो एक्सटीरियर एंगल्स भी जो रहेंगे इनका भी जो मेजरमेंट रहेगा वो सारी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट कैसे आएगा, इक्वल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्यों होते हैं ये समझ जाना चाहिए। ऑल साइड्स का लेंथ जो है वो तुमको इक्वल लेना है। साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल हो जाएगी, इसलिए इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अब सारे इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 है। यहाँ पे लिखा है क्या देख लो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखा है, लास्ट पॉइंट तुम लोग देख सकते हो। तो इसीलिए सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी जो है वहाँ पे बेटा सेम आ जाते हैं। यहाँ पे जो मेनली फार्मूलाज हमको याद रखने, ये कुछ फार्मूलाज है। ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, या नंबर ऑफ साइड्स भी तुम लोग इसको बोल सकते हो, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, या इसी को हम लोग नंबर ऑफ साइड्स भी बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के जगह पे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कर देता हूँ। इसको नंबर ऑफ साइड्स तुम लोग कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। ईच एक्सटीरियर एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। इसके साथ कुछ एंट्रेंस पॉइंट को ध्यान रखते हुए ऊपर की दो फॉर्मूलाज तुमको याद रखना है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू एन माइनस टू अपॉन एन। और यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला एन माइनस टू इंटू पाई। तो ये दो फॉर्मूलाज भी तुम लोग ध्यान में रखोगे। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारे लिए ये रहेगा, इस पे बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये जो चैप्टर रहेगा बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल तुमको दिया गया और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन तुमको पूछा गया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन पूछा गया। तो तुम लोग ईच ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो। बट अगर किसी को इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, सबसे इजी फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल वाला, तो वो ये भी यूज कर सकता है डायरेक्टली। अगर उसको ये याद है तो यही फॉर्मूला लगा दे, नंबर ऑफ साइड्स उसको मिल जाएंगे। वरना ये वाली हम लोग फॉर्मूला वहां पे लगाने वाले हैं। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का यूज करके फॉर्मूला लगाएंगे। तो ईच ऑफ इंटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल हमको दिया है बेटा, इंटीरियर एंगल ये था हमारा 4 पाई बाय 5 रेडियन। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 4 पाई बाय 5 इंटू रेडियन में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं,
ये हो गया 144 डिग्री। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 144, 180 माइनस 144। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा बेटा 36 डिग्री हो जाएगा। हमको पता है एक्सटीरियर एंगल, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ये इजी जाता है, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल की फॉर्मूला हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी बच्चे को ऊपर वाला फॉर्मूला याद नहीं था, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म वाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो याद कर पाए तो वो डायरेक्टली यूज करो, वरना रिकमेंडेड है कि एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला इजी रहता है। ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल था 36 डिग्री, ये था 360 अपॉन एन। सो एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 360 अपॉन 36, सो एन का वैल्यू हो गया हमारा 10। सो ये 10 साइडेड पॉलीगॉन है, ये 10 साइडेड पॉलीगॉन है। सो आई होप कि ये एक बेसिक चैप्टर था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, इसके अंदर पढ़ाई हुई छोटी छोटी चीज़ें तुमको क्लियर है। क्लॉक वाली क्वेश्चंस में थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन रहेगा भी तो उसको तुम लोग थोड़ा आगे कवर करवा सकते हो, वरना शॉर्टकट यूज़ कर लो तुम लोग। शॉर्टकट अगर यूज़ करते हो तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, सीधे सीधे वह 11/2 m माइनस 30 इंटू एच जितना भी दिया है। बट बोर्ड्स के लिए अगर तुम लोग कॉलेज वगैरह में एग्जाम देते हो तो उसका एक बेसिक तरीका भी मैंने तुमको वहाँ पे बता दिया है। तो आज का मतलब ये जो चैप्टर था इस पे बेस अगर मैं बात करूँ बेटा कि कुछ होमवर्क अगर तुमको सॉल्व करना है तो M1 का जो बुक्स है, हमारा स्टेट बोर्ड का जो बुक है ना, M1 का जो बुक है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 ये तुम लोग लगा दो अपनी स्टेट बोर्ड की जो बुक है वहाँ से, ताकि तुम्हारी जो भी डाउट्स वगैरह रहेगी वो भी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी वहाँ से, कि कोई किस टाइप के क्वेश्चंस तुमको वहाँ पे आने वाले हैं, कॉलेज की जो एग्जाम्स वगैरह रहेगी, तो ये सब हो जाएगा। और ये एक बेसिक चैप्टर है तो एमसीक्यू तुमको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। कुछ एमसीक्यूज मैंने डीपीपी फॉर्मेट में लेक्चर 1 के शेयर किए, आज का जो लेक्चर हो जाएगा इसके बाद भी तुमको कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे एमसीक्यूज, तो उसको भी तुम लोग लगा लो, वो प्योरली एंट्रेंस लेवल एमसीक्यूज रहने वाली है। तो आज का जो सेशन रहेगा बेटा, ये एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो आज का जो सेशन रहेगा वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि सारी चीज़ें तुमको क्लियर रही, जो भी थोड़ी बहुत तुम्हारी डाउट रहती है वो कमेंट के अंदर तुम लोग कर सकते हो। तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो पहले वो तुम्हारी डाउट्स क्लियर करूँगा और उसके बाद नया लेक्चर जो है मैं वो स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सेफ रहो और हेल्दी रहो, बिल्कुल। चलो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।